We're going to discuss 7.2 Coordination in Plants. Hello everyone, my name is Kushal Sahu and welcome to your favorite learning channel, The Science Teacher. Before starting coordination in plants, we're going to discuss about some questions related to our last video. The first question goes like, what is the difference between a reflex action and walking? हमारा चलना और एक रिफ्लेक्स एक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चलने में क्या होता है कि हम माइंड का यूज करते हैं कि हमें चलना है, बट रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शंस को कहते हैं जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे कि हीट को अगर हम हाथ को अगर कैंडल्स के सामने लाते हैं, हीट अगर हमारे हाथ में लगता है तो हम ऑटोमेटिकली हाथ को हटा देते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कहता है व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का? इन्फॉर्मेशंस का। तो वो कैसे होता है उसे चलिए देखते हैं थोड़ा सा। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास में यहाँ पर दो न्यूरॉन्स हैं। दिस इज द सेल बॉडी और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशंस लेते हैं अलग अलग जगह से। उसके बाद में ये इसे ट्रैवल कराते हैं और ट्रैवल कराने के बाद में जो इसका लास्ट पोर्शन होता है वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह पर भेज देते हैं। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन को ये भेज रहे हैं और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन को ये रिसीव कर रहे हैं, उन दोनों के बीच पर एक स्मॉल गैप होता है जिन्हें हम साइनेप्स कहते हैं। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन का वन वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि एक साइड पर ही ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे यहाँ पर इस साइड पर है तो इसी साइड से ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब वहाँ क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं। यहाँ से तो ये इम्पल्स के फॉर्म में आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं, उसी ये इम्पल्स आकर के रिलीज करा देता है। और दूसरे वाले न्यूरॉन्स जो भी होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर में होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, मान के चलते हैं कि ये एक दूसरा न्यूरॉन से आया हुआ है सिग्नल, ऑल राइट। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच पर एक गैप है। इस गैप में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होता है केमिकल इम्पल्स पर, फिर वो केमिकल इम्पल्स को ये फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में ये अंदर में आता है, फिर दूसरे वाले सेल पर जा करके जहाँ तक पहुँचना होता है, जितने दूर तक पहुँचना होता है, वो इसी तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम को स्पेशलाइज किए हुए होते हैं। तो ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट होता है वो पोस्चर्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ काम करता है, वो उसी पर ध्यान देता है। सो सेरिबेलम जो कि एक हिंड ब्रेन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, कहता है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। यहाँ हम अगरबत्ती जो है उसका स्मेल को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो नोज से डिटेक्ट करते हैं। और नोज में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं स्मेल को और हमारे माइंड का जो फोर ब्रेन पार्ट है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देते हैं। अब फोर ब्रेन में जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचता है वो वहाँ से मौजूदा पहले से भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में वो मिल करके ये सोच लेता है कि हाँ ये अगरबत्ती का स्मेल है, ये अच्छा स्मेल आ रहा है या फिर बुरा स्मेल आ रहा है या फिर जैसा भी स्मेल आ रहा है, तो ये अगरबत्ती का स्मेल है, वो वहाँ से डिटेक्ट करके फिर इन्फॉर्मेशन माइंड में पहुँचाता है। कहता है दैट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन करने में जो ब्रेन का रोल है वो क्या है? तो मतलब जो ब्रेन का जो मिड पार्ट होता है, यही मिड ब्रेन पर ये सभी जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक रोल अगर हम बोलें कि माइंड का क्या है, तो वो माइंड का कोई रोल नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन होने में, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्पाइनल कोड पर ये पहले ही से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक एक्शंस कर लेते हैं। कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ता है इस एक्शन को करने के लिए। राइट, आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो हमारा आज का नया टॉपिक है।
मैं चेंज कर देता हूँ डार्क मोड पर इसे। तो अभी तक हमने बात किया कि एनिमल्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होते हैं। अब प्लांट की बात करते हैं। एनिमल्स के पास में ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स होता है, बट प्लांट के पास तो ना ही नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मसल होता है, और ब्रेन तो होता ही नहीं है। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उत्तेजनाओं को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जब हम छुई मुई, जो आप जानते हो, एक ऐसा प्लांट होता है जिसे हम टच करें तो वो सिकुड़ जाता है, तो उसका पत्ता अगर हम टच करें उसके पत्ते को तो वो कैसे वो उससे रिस्पॉन्ड करता है, उससे कैसे वो पता चलता है। नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो किस तरीके से वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचता है कि वो सिकुड़ जाए। साथ में जब कोई सीड जर्मिनेट होता है, फिर वो मिट्टी से बाहर निकलता है, तो जो जड़ होता है वो नीचे चला जाता है, और जो स्टीम होता है वो बाहर आता है एयर के कांटेक्ट में। उसी तरीके से लिप्स जो है वो जो है सनलाइट के ओर वो मुड़ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है इस पे, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर कहता है कि जो छुईमी पत्ते का सिकुड़ना है वो ग्रोथ वाला मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो सीड का जर्मिनेट होना और उसमें से जो स्टीम है, रूट है, उसका अलग अलग बाहर होना, निकलना, वो सब ग्रोथ वाला मूवमेंट्स हैं। तो प्लांट जो है दो डिफरेंट टाइप मूवमेंट शो करते हैं। एक डिपेंड करता है ग्रोथ पर और दूसरा ग्रोथ पर इंडिपेंडेंट होता है। 7.21 इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हम यहाँ बात करने वाले हैं ऐसे मूवमेंट्स का जिस पर ग्रोथ नहीं है, यानी कि जो मूवमेंट के वजह से, नॉर्मल टच के वजह से उसका मूवमेंट्स आता है, जैसे छुई मुई का पत्ता आप देख सकते हो। चलिए मैं इस फिगर को यहाँ पर शो करता हूँ कलरफुल में। सो एक साइड पर क्या है कि लीफ जो है पूरा फैला हुआ है, जब उसे टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। ऑलराइट, छुई मुई का पत्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आपने ये मतलब नोट किया होगा, ये कह रहा है कि जब आप टच करते हो छुई मुई के पत्ते को तो आप एक जगह पर टच करते हो, लेकिन वो सिकुड़ता है बहुत दूर तक, यानी कि ऐसा प्लेस पर भी वो सिकुड़ता है जहाँ पर आपने टच नहीं भी किया हो। तो धीरे धीरे एक एक पत्ता सिकुड़ते जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है कम्युनिकेशन। कहता है कि प्लांट जो है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स से यहाँ इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल कन्वे करता है, लेकिन कोई इसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं प्लांट में, जैसा कि एनिमल्स में होता है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें एनिमल्स का तो उनमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस किसी इन्फॉर्मेशन को अगर हमने प्रोवाइड करा कि आप वहाँ से इस मूवमेंट को करो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो मूवमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट में तो यहाँ पर कोई सा भी ऐसा मसल नहीं होता है। यहाँ पर ये अपना शेप को चेंज करता है वाटर के अमाउंट को चेंज करते हुए, जिससे वो स्वेलिंग, श्रिंकिंग या फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में वो आ जाता है। ऑलराइट, इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं 7.2.2 मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ऐसे मूवमेंट्स की बात करेंगे जो कि प्लांट में ग्रोथ की वजह से होता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने स्टीम से टेंड्रिल्स को निकालते हैं एक सपोर्ट पाने के लिए। टेंड्रिल्स आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है जो कि सपोर्ट लेता है ग्रो करने के लिए। कहीं पर भी अगर उसे मिल जाता है एक ऐसा सपोर्ट जो उसे ग्रो करने में हेल्प करे, तो ये सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने की वजह से ही वो खोज पाता है कि कौन सा पार्ट उसे हेल्प करेगा बढ़ने के लिए, और वो उस पर ऐसे सर्कल बना लेता है, राउंड कर लेता है। और ऐसा टेंड्रिल जिसे कोई सपोर्ट नहीं मिला हुआ होता है वो दूर, मतलब ज़्यादा तेज़ी से वो ग्रो करता है, क्योंकि वो किसी चीज़ के सपोर्ट में नहीं है, वो खोज रहा है अभी भी
कोई सपोर्ट। सो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई यानी कि जो भी उसे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं उसे बाय ग्रोइंग स्लोली, ऑलराइट, किसी डायरेक्शन पर। तो जैसा उसे यहाँ पर सिचुएशंस मिलता है उसी तरीके से वो एक डायरेक्शन पर ग्रो करता है। अब जब यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रोथ किसी डायरेक्शनल पर है तो इसका मतलब है कि प्लांट जो है एक डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा दिखता है। तो ऐसे मूवमेंट्स को चलिए कुछ एग्जांपल से यहाँ पर कह रहा है कि देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में एग्जांपल है, एक्टिविटी 7.2 करने के लिए कह रहा है। कहता है कि इस तरीके का हमें सेटअप करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क में वाटर के साथ में उसे फिल करना है। उसे हमें यहाँ पर जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके जो ऊपर वाले पार्ट है उसे कवर करना है ताकि वहाँ से प्लांट भी निकले और वो कवर भी हो जाए। आप यूज कर सकते हो किसी जैसे कि रुई को यूज कर सकते हो, स्पंज को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सीड्स को रखना है, सीड्स को ग्रो कराना है। आप देखोगे कि जो रूट है वो नीचे के साइड में जाता है और जो स्टीम है वो ऊपर के साइड में आता है। उसके बाद में हम इसे अंधेरे रूम में ले जाना है और जहाँ से किसी एक सनलाइट का सोर्स आपको दिखे वहाँ पर उसे रख देना है। आप देखोगे कि जो सनलाइट का सोर्स है उसके साइड में ये प्लांट मूव किया हुआ होगा, उसका जो अपर स्टीम है वो, ऑलराइट। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये मूवमेंट शो कर रहा है अकॉर्डिंगली। अब अगर उस प्लांट को हम कुछ इस तरीके से टेढ़ा करके रख दें तो आप देखोगे कि ये जो है अपने रूट्स को नीचे के साइड में, ज़मीन के साइड में वो ले जाता है और इसका जो स्टीम है, इसका लिफ्ट है, वो ऊपर की ओर में बढ़ता है। तो यहाँ पर दो चीज़ का रोल्स आ रहा है, लाइट का, ग्रेविटी का। यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है प्लांट का। तो ये डिफरेंट पार्ट्स को ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ऐसा मूवमेंट करता है, ऑलराइट। ये मूवमेंट्स स्टिमुलस के साइड में हो सकते हैं या फिर स्टिमुलस से अवे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर दिया हुआ है सन, तो सन के साइड में भी मूव कर सकते हैं कुछ पार्ट्स और सन के अवे भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि रूट है वो अलग होने का कोशिश करेगा और स्टीम लीव्स जो है वो उसी के साइड में जाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये ट्रोपिज्म शो कर रहा है। ट्रोपिज्म का मतलब होता है कि किसी डायरेक्शनल में मूवमेंट करना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ट्रोपिज्म या फिर नेगेटिव ट्रोपिज्म दोनों शो कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ जो लीफ है वो ट्रोपिज्म शो कर रहा है आपका, अगर लाइट का बात करें तो उसके लिए, और रूट नेगेटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है। और अगर हम इसे अर्थ से रिलेट करें तो ग्रेविटी के वजह से ये जो है जियोट्रोपिक पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि जियो मतलब जो ग्रेविटी है उसकी वजह से जो ट्रोपिज्म शो कर रहा है वो पॉजिटिव शो कर रहा है। कौन? रूट, क्योंकि वो ग्रेविटी के साइड में जा रहा है, मतलब अर्थ के साइड में जा रहा है। और यहाँ पर जो स्टीम और लीफ है वो नेगेटिव जियोट्रोपिक शो कर रहे हैं, यानी कि वो अवे जा रहे हैं ग्रेविटी से, अर्थ से। यहाँ कहता है कि अगर हम हाइड्रो का मीनिंग ले वाटर और कीमो का मीनिंग ले केमिकल्स, तो हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म का क्या मतलब होगा? तो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होगा कि पानी की ओर जो है मूवमेंट करना, और कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है केमिकल की ओर मूवमेंट करना। इसका एक एग्जाम्पल आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कि ग्रोथ जो होता है पुरेन ट्यूब्स का ओव्यूल्स की ओर, इसका ये एक आपका कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, केमिकल की ओर में वो मूव करता है। तो इसके बारे में आप देखोगे रिप्रोडक्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर में। यहाँ कहता है कि एक बार फिर से हम सोचते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के में इंफॉर्मेशन जो है कैसे कम्युनिकेट होता है। और यहाँ पर
मूवमेंट्स हम देखें कि जैसे सेंसिटिव प्लांट में जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी क्विक होता है, वहीं अगर हम सनफ्लावर्स का बात करें तो दिन में रात में वो अपना मूवमेंट करता है, वो काफ़ी स्लो होता है। वहीं अगर ग्रोथ का बात करें तो वो भी काफ़ी स्लोअर होता है, उससे भी काफ़ी स्लोअर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हम एनिमल बॉडीज़ का बात करें तो जो भी ग्रोथ होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ पर, हमारे बॉडीज़ पर, वो भी एक डायरेक्शनल पर होता है। जैसे कि हैंड का जो ग्रोथ है वो आगे की ओर बाहर निकलते हुए होता है। फिंगर्स जो है वो एक डायरेक्शन में यहाँ पर ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं ना कि वो एक साइड से निकलने लग गए, ऐसा नहीं होता है। तो सभी में एक अपना डायरेक्शन होता है, सभी का उस ग्रोथ करने का एक अपना इन्फॉर्मेशन होता है, उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू में ये ग्रोथ करते हैं। सो यहाँ पर कहता है कि जो ह्यूमन बॉडीज़ पर ट्रांसमिशन का मीडियम है उसे काफ़ी स्पीड से मूव करना होगा, तुरंत तुरंत यहाँ पर जो सिग्नल्स है उन्हें पहुँचाने के लिए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है यहाँ पर इसका एक मीन्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू में इंफॉर्मेशन को पहुँचाया जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यूज करने का कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सभी सेल्स जनरेट नहीं कर सकते हैं। जहाँ जहाँ नर्वस टिश्यू गया हुआ है, जिस जिस सेल्स तक, वही सेल्स यहाँ पर इसे जनरेट कर सकता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सेल्स पर जनरेट होकर वो ट्रांसमिट करने में टाइम लेगा। और दूसरा, जो नया अगर वो इम्पल्स बनाना चाहता है तो उसमें भी ये जो है ट्रांसमिट करने में टाइम लगेगा, नया नया इम्पल्स बना करके। तो ये जो है कंटिन्यूस इम्पल्स नहीं बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। सो कुछ कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला है ये सभी यूज नहीं करते हैं, केमिकल कम्युनिकेशन का भी यूज करते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन, यहाँ पर केमिकल कोई नया वर्ड नहीं है। हमारा भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस पर भी केमिकल्स को ही चेंज किया जाता है, केमिकल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। फिर उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फिर से चेंज किया जाता है केमिकल जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके फॉर्म में। तो ऐसा करने की जगह पर ही यहाँ केमिकल कम्युनिकेशन में डायरेक्ट केमिकल से ही कम्युनिकेट किया जाता है। ये एक केमिकल कंपाउंड को रिलीज़ करते हैं और एक केमिकल कंपाउंड पूरे सेल पर डिफ्यूज़ हो जाता है और दूसरा सेल इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं, कुछ उनका अपना मॉलिक्यूल्स होता है उनके सरफेसेस पर, उससे, और उसी से वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है उस केमिकल कंपाउंड के रिलीज होने की वजह से। तो ये यहाँ पर ट्रांसमिट होता है और ये थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन ये ईच एंड एवरी सेल्स जो बॉडी है वहाँ तक पहुँच जाएगा। नर्वस कनेक्शन के जैसे यहाँ पर नहीं होगा। नर्वस कनेक्शन में जहाँ जहाँ नर्वस न्यूरॉन से जहाँ जहाँ नर्वस कनेक्शन है वहाँ तक ही यहाँ ये इंफॉर्मेशन जा सकता है, बट इस पर क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुँच रहा है इंफॉर्मेशंस। ये यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है वो स्टडी और परसिस्टेंटली हो सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है और लगातार हो सकता है। प्लांट हार्मोन का अगर हम बात करें तो वो भी कोऑर्डिनेट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो इन्वायरमेंट पर भी रिस्पॉन्स करते हैं और वो जो है अपने किसी एक पार्ट पर सिंथेसाइज करते हैं और जहाँ जहाँ उनका ज़रूरत पड़ता है वहाँ तक उसे डिफ्यूज़ भी कर देते हैं। कहता है कि कुछ एग्जाम्पल जो हमने लिए हुए थे 7.2 उसको अभी यहाँ पर अगर देखें तो जब एक ग्रोइंग प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहा जाता है वो रिलीज़ करता है, सिंथेसाइज करता है जो उसका टिप है वहाँ पर, जिससे वो सेल्स को लंबा ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जब लाइट आता है तो मान के चलिए कि ये एक यहाँ पर ये एक टिप है, यहाँ पर लाइट आया तो मान के चलिए लाइट इस साइड से आया तो इस साइड में शैडो रह गया,
तो ऑक्सीजन जो है इस साइड में डिफ्यूज़ कर देता है सैडी साइड में, और यहाँ पर प्लांट को ग्रो करा देता है। तो प्लांट ग्रो करेगा तो ये जो है यहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, तो ये बेंट कर जाता है इस तरीके से। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसे डायरेक्ट यहाँ पर सनलाइट मिलने लग जाएगा। इसी की वजह से प्लांट जो है ऐसा दिखाता है कि वो लाइट की ओर बेंट कर चुका है। एक और एग्जांपल है यहाँ पर प्लांट हार्मोन का, जिब्रेलिन्स, जो कि स्टेम के ग्रो में ही यहाँ पर हेल्प करता है, सभी प्लांट के ग्रो करने में ही हेल्प करते हैं। यहाँ ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकिनिन्स, और जहाँ पर रैपिड सेल डिवीज़न होता है यहाँ पर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, जैसे कि फ्रूट हो गया, सीड्स हो गए, सो इन सभी में होता है। और ये सब जो प्लांट हार्मोन हैं ये जो है ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ कह रहा है कि प्लांट को एक ऐसा यहाँ पर सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है जहाँ पर ये कहना पड़े कि प्लांट अब हो गया, अब उतना ही ग्रो करो, अब रह जाओ। तो सिग्नल उसे चाहिए ग्रोइंग को स्टॉप करने के लिए। तो प्लांट का विल्टिंग होना यानी कि ऐसे सिकुड़ जाना एब्सिसिक एसिड के रिलीज के होने की वजह से होता है, जो कि ग्रोथ को रोक देता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आगे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम कर लेंगे। टिल देन टेक केयर।